आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विशाल ढांचे को डिकोड करेंगे जो 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में फैला होता है। जी हाँ, एक थर्मल पावर प्लांट। कोयला आने से लेकर बिजली बनने तक का ये सफर आखिर काम कैसे करता है? ये पूरा का पूरा सिस्टम कई छोटे छोटे साइकिल्स में बटा हुआ है। तो चलिए इंजीनियरिंग के इस चमत्कार को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस विशाल प्लांट को आसानी से समझने के लिए पूरे प्रोसेस को 6 आसान हिस्सों में बांटा जा सकता है। पावर प्लांट की नींव से शुरू करके कोयले के सफर, पानी और भाप के चक्र, बिजली बनने की प्रक्रिया, कूलिंग सिस्टम और आखिर में इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पावर प्लांट की नींव। यही वो बेसिक सिद्धांत है जिस पर दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को चलाने वाली बेस लोड बिजली पैदा होती है। ये पूरा खेल रैंकिन साइकिल यानी रैंकिन साइकिल पर टिका है। ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है जिसमें 4 मुख्य स्टेप्स होते हैं। पहले पानी को गर्म किया जाता है, फिर वो भाप बनकर फैलता है यानी एक्सपैंड होता है। उसके बाद उस भाप को ठंडा करके वापस पानी बनाया जाता है और आखिर में उसे दोबारा दबाव के साथ आगे भेजा जाता है। इस तरह लगातार गर्मी से मैकेनिकल काम होता रहता है और एनर्जी भी वेस्ट होने से बच जाती है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, कोयला और ईंधन चक्र। प्लांट को बिना रुके लगातार चलाते रहने के लिए ईंधन की सप्लाई बहुत जरूरी है और इसका मैनेजमेंट कोई छोटा काम नहीं है। 1.5 मिलियन टन, ये नंबर सुनकर ही हैरानी होती है ना। दरअसल ये एक पावर प्लांट के लगभग 40 दिन का स्टॉक होता है। इतने कोयले को रखने के लिए एक बहुत बड़ा कोलयार्ड चाहिए होता है जो पूरे प्लांट के आधे हिस्से को अकेला ही घेर लेता है। कोयले की इस यात्रा को देखें तो सबसे पहले मालगाड़ियों से कोयले को सीधे बड़ी बड़ी कन्वेयर बेल्ट्स पर गिराया जाता है। वहां से ये क्रशर्स तक पहुंचता है जहां इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और आखिर में बॉल मिलों में भेजकर इसका एकदम बारीक पाउडर बना दिया जाता है। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है, कोयले को पीस पीस कर बिल्कुल किसी कॉस्मेटिक फेस पाउडर जैसा बारीक कर दिया जाता है। इसका फायदा ये है कि कोयले का सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे वो बहुत अच्छे से जलता है और बिना जला हुआ कार्बन ना के बराबर बचता है। एफिशिएंसी एकदम कमाल की हो जाती है। तीसरा हिस्सा आता है जल और भाप चक्र। ये बॉयलर सिस्टम की दुनिया है, एक ऐसी जगह जहां बेहिसाब गर्मी और पानी आपस में मिलते हैं। यहाँ इकोनोमाइजर नाम की एक चीज होती है जो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। जब चिमनी से धुआं बाहर निकलने वाला होता है तो उसमें बची हुई बेकार गर्मी का इस्तेमाल करके ये उपकरण पानी को बॉयलर में जाने से पहले ही गर्म कर देता है। इस छोटी सी ट्रिक से बहुत सारा ईंधन बच जाता है। बॉयलर से निकलकर जब भाप सुपर हीटर में आती है तो इसका तापमान 540 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे एक बहुत ही विशाल और हाई प्रेशर वाले घरेलू प्रेशर कुकर की तरह समझा जा सकता है। इस सुपर हीटेड भाप में इतनी ताकत होती है कि जब ये स्टीम टरबाइन के सिर्फ एक ब्लेड पर टकराती है तो लगभग 250 किलो का दबाव डालती है। मतलब टरबाइन के एक छोटे से ब्लेड पर लगभग 4 आम इंसानों के बराबर का वजन। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, जब ये हाई प्रेशर भाप टरबाइन के ब्लेड्स को ऐसी अकल्पनीय रफ्तार से घुमा रही है तो इस मैकेनिकल एनर्जी से आखिर वो बिजली कैसे बन रही है जो पूरी दुनिया चला रही है? यहीं से शुरू होती है चौथी स्टेज, बिजली उत्पादन। ये वो साइकिल है जहां मैकेनिकल मूवमेंट असल में इलेक्ट्रिकल करंट में बदल जाती है। अगर माइकल फैराडे के पुराने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले नियम को याद किया जाए तो वो यही कहता है, जब किसी ऑल्टरनेटर के अंदर ताकतवर चुंबकों के बीच कोई कंडक्टर घूमता है तो वहां खुद ब खुद ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी बिजली पैदा होने लगती है। और एक लगातार बड़े पैमाने पर बिजली बनाते रहने के लिए ऑल्टरनेटर के शाफ्ट को 1 मिनट में 3000 बार घूमना पड़ता है, यानी 3000 आरपीएम। तब जाकर वो जरूरी मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहता है। बिजली बन तो गई, लेकिन अब उसको दूर दूर तक ग्रिड के जरिए भेजना भी है। इसके लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स इस बिजली को 2,20,000 वोल्ट से भी ज्यादा पर बूस्ट कर देते हैं ताकि बिना किसी नुकसान के लंबी दूरी तय की जा सके। खैर, वापस उसी टरबाइन पर आते हैं। उस विशाल टरबाइन को घुमाने के बाद आखिर उस सारी हाई प्रेशर भाप का क्या होता है? उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता। और इसका जवाब है हमारा 5वां स्टेज, कूलिंग और वाटर रिकवरी। अगर उस भाप को ऐसे ही हवा में उड़ा दिया जाए तो ये साफ पानी की एक बहुत बड़ी बर्बादी होगी।
इसलिए उसे वापस बॉयलर लूप में लाया जाता है। इसके लिए कंडेंसर उस भाप को ठंडा करके वापस पानी बनाता है और जो विशाल कूलिंग टावर्स होते हैं वो प्राकृतिक हवा के जरिए उस गर्मी को बाहर निकालते हैं। साथ ही नदी से आने वाले नए पानी को डीमिनरलाइजेशन यानी डीएम प्लांट में साफ किया जाता है ताकि बॉयलर के ट्यूब्स में कोई खराबी न आए। अब आते हैं आखिरी और छठे हिस्से पर, पर्यावरण पर प्रभाव और उसके समाधान। जब लाखों टन कोयला जलता है तो उसके बाय प्रोडक्ट्स को समझदारी से हैंडल करना किसी भी मॉडर्न प्लांट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जलने के बाद इसमें 2 तरह की राख होती है। एक होती है बॉटम ऐश, जो भारी होती है और भट्टी में नीचे गिर जाती है, जिसे आसानी से सीमेंट बनाने में काम ले लिया जाता है। लेकिन दूसरी होती है फ्लाई ऐश, जो धुएं के साथ ऊपर उड़ती है। इसे पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये गंभीर प्रदूषण फैला सकती है। इसी फ्लाई ऐश को बाहर निकलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या ESP का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज करके इन हल्के कणों को चिमनी से बाहर निकलने से पहले ही चुंबक की तरह खींच लेता है। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है। आजकल कन्वेंशनल स्टीम प्लांट्स के मुकाबले कंबाइंड साइकिल प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं। इनमें गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन दोनों होते हैं। गैस टरबाइन से निकलने वाली वेस्ट गर्मी से पानी गर्म करके स्टीम टरबाइन चलाया जाता है। वेस्ट कम और उत्पादन काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे जैसे दुनिया में ऊर्जा की डिमांड लगातार बढ़ रही है, आने वाले कल में एफिशिएंसी बढ़ाना और क्लीन टेक्नोलॉजी को अपनाना ही इन बड़े पावर इंजनों का भविष्य तय करेगा। हालांकि आज भी थर्मल प्लांट्स पावर ग्रिड की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन कल की एक बेहतर और सस्टेनेबल दुनिया के लिए इनका लगातार विकसित होना बेहद जरूरी है। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये तो बस ये सोचने की एक शुरुआत है कि हमारी ऊर्जा का भविष्य कैसा होने वाला है।